हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी चैप्टर 2 के बारे में। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ वो शुद्ध होते हैं, उसमें किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं होती है। जैसे कि आपको ये उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, आपको जो ये उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल, इसमें है कि क्या हम कैसे जान सकते हैं कि खरीदा हुआ दूध, मक्खन या मसाला मिनरल जूस या शुद्ध है। ठीक है, तो आपको इसमें से जब भी आप मार्केट जाते हैं किसी चीज़ को जैसे खरीदते हैं, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे आप किसी चीज़ को खरीदते हैं, वो शुद्ध है कि नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा। जैसे हम मार्केट से नमक खरीदते हैं, घी खरीदते हैं, ठीक है, या फिर दूध का पैकेट लेते हैं, तो ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इसमें जानना ज़रूरी है। क्या आपने कभी इन खाद्य पदार्थों के डब्बे या शुद्ध खाद्य पदार्थों को आपने कभी खरीदा है? इसमें किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल हमें ये जानना है कि क्या वो पदार्थ शुद्ध है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा चीज़ आपका मिश्रण होता है। ठीक है, देखिए, तो मिश्रण क्या होता है दोस्तों, देखिए, जब दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक जब आपस में मिलते हैं तो उससे मिश्रण का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप जो है ना, देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली जनरल कंपटीशन में आपको काम आ सकता है, किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में काम आ सकता है। ठीक है, तो मिश्रण के बारे में हमें जैसे कि पढ़ना है कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक जब मिलता है तो मिश्रण का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, सोडियम क्लोराइड, ये एक मिश्रण का ही उदाहरण है सोडियम क्लोराइड का। ओके, तो सोडियम क्लोराइड, यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि मिश्रण जो होता है ना, मिश्रण वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें देखिए, यहाँ पे मिश्रण के कई प्रकार के हो जाते हैं। तो वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण के बारे में जो है आगे इसमें बताऊंगा। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि समांगी मिश्रण पृथक संघटक रख सकते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे तो डिटेलिंग में नहीं दिया हुआ, बट मैं आगे बताऊंगा। विलयन क्या है, देखिए, विलयन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। विलयन, तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही है। मतलब जो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं उनका जो समांगी मिश्रण होता है वही विलयन होता है। ठीक है, तो विलयन को, जिसमें नींबू जल हो गया, सोडा जल आदि, ये सब क्या हो जाएगा, इसी का उदाहरण हो जाएगा। नींबू जल, सोडा जल, ये सब जो है ना, यहाँ पे देखिए, ये जो एग्जाम्पल है ना, नींबू जल, सोडा जल, ये सब इसी का उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे इसी का उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद विलयन के गुण को भी हमें देखना है। विलयन का गुण, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलयन के कण 10⁻⁹ मीटर होते हैं, ये भी सही है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे छानन विधि का, ये छानने की विधि विलय के कणों को विलयन में पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे ही बैठ जाते हैं, तो ये विलयन अस्थायी है। ये हो गया। अब देखिए, अब आगे क्या हो जाएगा, और उसके बाद देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे मिस हो रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है ना, मिश्रण के बारे में, मिश्र धातु क्या हो जाता है, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, धातु के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया पीतल, जिंक, कॉपर, ये सब जो है ना, इसका उदाहरण हो गया मिश्र धातु का। ओके, अब इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यहाँ से, ये यहाँ से हट गया। इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय और जल विलायक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं टर्मिनोलॉजी क्लियर करूँगा। विलय और विलायक क्या होता है। विलय जो होता है ना, चीनी जो किसी पदार्थ के अंदर जैसे विलायक के अंदर घुल जाता है, तो वो क्या, जो घुल जाता है वो चीनी हो गया। विलायक जो अपने अंदर घुलाने की क्षमता रखता है उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद आयोडीन अल्कोहल का विलयन हो गया, ये भी याद रखना है। वातयुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है, ये भी आपको याद रखना है। वायु गैस में गैस का विलयन मुख्यतः दो ऑक्सीजन
21% नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन जो होता है ना एनवायरनमेंट में, ये 78% होता है और ऑक्सीजन 21% होता है, ये भी याद रखना होगा। तो यहाँ पे ये हो गया। और ये हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा, देखिए एग्ज़ाम में ये भी आता है विलायक की मात्रा में, ये जो है ना डेफिनेशन, द्रव्यमान विलयन के आयतन, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएंगे, विलय पदार्थ का द्रव्यमान होगा और विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ये इसका फॉर्मूला हो गया। द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100, ठीक। ये यहाँ पे हो गया, ये दो फॉर्मूला इसका हो गया। विलयन के आयतन डिवाइड आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, विलय का आयतन डिवाइड बाय विलयन का आयतन गुने 100, ठीक है। इसका एक उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है, इस उदाहरण को भी आप देख सकते हैं। 1 विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करें, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको भी याद रखना है। विलय पदार्थ का नमक का द्रव्यमान इतना है, विलायक जल का द्रव्यमान इतना है, तो ये आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपको देख लेना, आप देख सकते हैं सर। उसके बाद निलंबन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। निलंबन देखिए, निलंबन ये है ना, निलंबन के बारे में ये था। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि मिश्रण दो प्रकार का होता है, सममांगी मिश्रण, विषमांगी। तो निलंबन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित आंखों से देखे जा सकते हैं, ठीक है। और इसका ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी में ये एक विषमांगी मिश्रण है, सही है। ये एक कणों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, और जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, ठीक है। एक ये भी हो गया। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो आपको इम्पोर्टेंट है ना, कोलाइडल विलयन के बारे में। कोलाइडल विलयन का आपको एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि आपने टिंडल इफेक्ट के बारे में अक्सर सुना होगा। जो टिंडल इफेक्ट होता है ना, वो उसी का उदाहरण है, कोलाइडल विलयन का उदाहरण, ठीक है। इसमें देखिए एनसीईआरटी के बुक में एक चीज़ समझाया गया है कि इसने एक टॉर्च लिया है, दो ग्लास पे उसने इस पे रोशनी यहाँ पे गए हैं, एक इसमें होल है, यहाँ से यहाँ गया है, तो उसी में कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसमें टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो दूध तथा पानी का मिश्रण लिया तो वहाँ पे दर्शा रहा है। या फिर आप देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल भी बहुत सारा दिया हुआ है टिंडल का। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहाँ पे क्या प्रभाव होता है, टिंडल प्रभाव होता है ठीक है। उसके बाद देखिए ये कोलाइड्स के सम उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि द्रव हो गया, गैस हो गया, तो ये एरोसोल हो गया, ठीक है। कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस गैस हो गया तो एरोसोल हो गया, धुआं से चालित वाहन का निथार, ठीक है। इसका एक और उदाहरण है कोलाइड के गुणधर्म का, कि ये एक विषमांगी मिश्रण है। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूपों में आंखों से नहीं देखे जा सकते, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते अर्थात ये अस्थायी होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये यहाँ पे हो गया, यहाँ तक मैंने आपको इतना बता दिया है। कोलाइड विलयन परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण के माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षेपित कण को जो कोलाइड रूप में रहता है उसे डिस्पर्स फेज कहा जाता है। देखिए वैसे ये इतने काम का नहीं है बट लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ओके। इधर हो गया भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अक्सर आपने सुना होगा कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए हमें इसके कुछ एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अवस्थाओं का रूपांतरण, ठीक है। अवस्थाओं का रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि यह परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो एक आपको ये भी देखना है, यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं या भिन्न भिन्न भौतिक गुण को दर्शाते हैं लेकिन रासायनिक रूप से समान होते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है जैसे मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा।
तो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में उतना डिटेलिंग में इसमें तो नहीं दिया हुआ है, बट आपको इतना पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए शुद्ध पदार्थ। देखिए दोस्तों, पदार्थ के बारे ये शुद्ध पदार्थों में जो हमारा होता है, ये तत्व जो होता है, इसको हिंदी में एलिमेंट बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में तत्व बोलते हैं। तो रॉबर्ट बॉयल नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका जो है खोज किया था, ठीक है। सर्वप्रथम तत्व था ये रॉबर्ट बॉयल का, 1661 में, ठीक है। इसके बाद जो है तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि तत्व को जो है ना, वो 3 पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। ये आपको याद रखना, बस इतना इसमें। आगे देखिए, आगे इसमें क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो देखना है। धातु चमकीले होते हैं तत्व, ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने के पीले रंग की होती है। ये ताप विद्युत की सुचालक होती है। ये तन्य होती है। ये आघातवर्त एवं होती है। आघातवर्त का मतलब होता है, मतलब इसे पीट कर चादरों में डाला जा सकता है, ठीक है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, ये भी रखना, आपको समझना है इसको। अधातु के कुछ गुणधर्म हो जाएंगे, वो भी हमें देखना है। अधातु में ये हो गया, ये विभिन्न रंगों की होती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनि और आघातवर्त नहीं होती है, ठीक है। ये भी देखना। और इसमें जो है देखिए, इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये अभी तक तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। अधिकतर तत्व ठोस है। इसमें देखिए, अधिकतर तत्व जो है यहाँ पे ठोस है, ठीक है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है, ठीक है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं, ठीक है। ये भी देखना, याद रखना। आगे देखिए, आगे यौगिक के बारे में, एक या यौगिक के बारे में, जैसे तत्व के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। वैसे यौगिक के बारे में पढ़ेंगे कि एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है, ठीक है। ये एक होता है ना, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होता है यौगिक, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया नमक और चीनी पानी का घोल हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना, इसी का उदाहरण हो जाएगा यौगिक का, ठीक है। अब मिश्रण के बारे में देखिए, मिश्रण जो होता है ना, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता तत्व में, ठीक है। इस दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब तुलना किया गया है। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते भी सही है। मिश्रण का संगठन जो होता है वो परिवर्तनीय होता है, और इसका नए पदार्थ का संगठन अस्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक, विद्युत और सुगमता से पृथक किया जा सकता है। इसमें घटकों को केवल रासायनिक विद्युत प्रक्रिया पृथक किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद पदार्थ में आपको शुद्ध पदार्थ हो गया, मिश्रण हो गया, तत्व हो गया, यौगिक हो गया, ठीक है। मिश्रण में मैंने आपको पहले बताया। पदार्थ में देखिए, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण हो गया। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक, ये मैंने करा दिया। तत्व और यौगिक आपको मैंने समझा दिया। मिश्रण में मैंने 2 बताया था आपको, समांगी मिश्रण और विषमांगी। होमोजीनियस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस का उदाहरण हो गया जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर और जल तथा अल्कोहल आदि, ठीक है। तो उदाहरण के लिए बालू तथा नमक। और ये विषमांगी का हो गया, विषमांगी का, सॉरी, ये हो गया, ये जो है ना, ये विषमांगी का हो गया, ओके। तो विषमांगी का आपका ये वाला जो है आपको याद रखना है, ओके। मैं ये बता दें, विषमांगी का आपका ये वाला पार्ट सारा हो गया, ओके। उदाहरण के लिए जैसे कि हो गया आपका ये इधर जो पार्ट है आपका, उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल। जैसे देखिए, विषमांगी का अर्थ बेसिकली क्या होता है कि जैसे बालू में नमक, इसको हम अलग कर सकते हैं, चीनी और नमक को भी अलग कर। समांगी मतलब जो पूर्ण रूप से उसमें सम्मिलित हो जाता है। विषमांगी मतलब वो सेपरेटेड मतलब हो सकता है, ठीक है। तो उसको ये रखना। अब यहाँ पे कुछ वर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, इसको याद रखना है। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन जो देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ये भी बिल्कुल बात सही है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन मिश्रण है, ये भी आपको करना है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ आपको करना, ये मैंने अपने एंड से डिस्कस कर दिया है चैप्टर 2 एनसीईआरटी का। ठीक है, चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 9th का ये मैंने पूरा आपको डिटेलिंग यहाँ पे बता दिया है। आगे जो चैप्टर लेके आऊँगा वो मैं क्लास 9th का ही चैप्टर 3rd लेके आऊँगा। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। यहाँ तक मैंने देख लिया इस मैटर अराउंड एस पी, और अगला जो चैप्टर है वो जो मैं लेके आऊँगा तो आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए आप जो है इसे रिवाइज कर लीजिए, आपको किसी भी एग्ज़ाम में काम आ सकता है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।